हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत, जिसका टॉपिक है वर्ड। तो आज हम वर्ड के बारे में डिटेल से जानेंगे। वर्ड होते क्या हैं, वर्ड के प्रकार कितने, स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान। तो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे। कल हमने पढ़ा था महेश्वर सूत्र के बारे में। तो महेश्वर सूत्र होते क्या हैं, इसको जाने थे। उससे प्रत्याहार बनते कैसे हैं, ये भी जाने थे। और हमने ये भी जाना था कि महेश्वर सूत्र से ही सारे वर्ड अ आ इ क ख ग ये सभी निकल कर आए हैं। तो आज हम वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे। तो वर्ड होते क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं, या फिर हम अपने मुख से जिस ध्वनि को उच्चारित करते हैं वही क्या होती है, वर्ड कहलाती है। तो हम इस परिभाषा को भी लिखते जाएंगे, क्योंकि डीएलएड में परिभाषा जरूर पूछता है। तो सबसे पहले वर्ड की परिभाषा लिखते हैं। तो वर्ड क्या होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। तो सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए सबसे छोटी इकाई क्या, अ, क, ई, ये सब क्या है, सबसे छोटी इकाई है। इनके और टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले लिए काम, काम है, इसको अगर हम तोड़ना चाहें और टुकड़े करना चाहें, अलग करना चाहें तो कर लेंगे। क अलग कर लेंगे, क से मिल के बना है, आ अलग कर लेंगे, ये क्या हो गए, इनको हम टुकड़े कर दिए, टुकड़े कर दिए काम का इतना। अब ये जो है यही क्या है, हमारे वर्ड। वर्ड क्या इनके टुकड़े कर सकते हैं, का को तोड़ के क्या बनाएंगे, का को क्या, माँ को क्या तोड़ के बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहेंगे, जिसके और टुकड़े ना किए। तो अब इसके आगे हम देखते हैं वर्ड के प्रकार। आगे देखिए वर्ड के प्रकार। वर्ण के प्रकार, तो वर्ण कितने प्रकार के हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, तो स्वर और व्यंजन। वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। बात आती है स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर किसे कहेंगे, आ इ उ री, बड़ी री, ए ओ अ। ये क्या है, स्वर है। कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, एक छूट रहा है, रहो री, लरी, लरी भी तो होता है, लरी, फिर ए। तो स्वर कितने होते हैं, तो हम कहेंगे 13। संस्कृत में स्वर कितने, तो 13 स्वर। आ इ उ री, बड़ी री, लरी, ए ओ औ, ठीक है। तो संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, 13, ठीक। व्यंजन क्या होते हैं, क ख ग घ, ऐसे ऐसे करके, च च छ ट ट आ। समझ लीजिए क ख ग घ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ़, ये सभी क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 35। तो स्वर कितने होते हैं, हम यहाँ संख्या लिख दे रहे हैं। स्वर की संख्या 13 और व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं 33, ठीक है। तो वर्ण दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। आ इ वाला जो होता है उसे स्वर कहेंगे, 13 होते हैं। व्यंजन क ख ग घ छ छ ज झ, ये पूरा जो होते हैं इन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वर के बारे में। स्वर के बारे में हम थोड़ा और जानेंगे, ठीक है। इसको हम हटा दे रहे हैं। परिभाषा लिख लेते हैं, एग्जाम में आता है परिभाषा ही लिखने को। स्वर किसे कहते हैं, एग्जाम में आ गया तो, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के
उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना हो उसे स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना हो उसे स्वर कहते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अ आ इ सॉरी, अ आ इ उ ये सभी क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं। इनमें किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं होती है। जबकि इसका उल्टा व्यंजन में क्या होता है? जैसे व्यंजन अगर इसमें क्या होता है, स्वर की सहायता से ये बोला जाता है। अगर इसमें से निकाल लिया जाए तो ये क्या हो जाता है? ये आधा। मतलब व्यंजन में हमेशा आ लगा रहता है, मतलब स्वर लगा रहता है, या स्वर की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, जबकि स्वर क्या होता है? ये स्वतंत्र होता है, इनको किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब स्वर क्या होते हैं? स्वर की संख्या कितनी बताए हैं? तो स्वर की संख्या होती है 13। ठीक, जिसमें से कुछ मूल स्वर होते हैं, कुछ संयुक्त स्वर होते हैं। ये भी जान लेंगे, एग्जाम में आएगा मूल स्वर की संख्या कितनी होती है। तो मूल स्वर की संख्या होती है 4। मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? तो हम कहेंगे 4। कौन कौन से? लिख लो। आ, ई, उ, री। आ, ई, उ, री। ये क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर क्या होते हैं? अ, ई, उ, री। 4 होते हैं। मतलब ये मूल है, इस ये खुद से बने हैं, इसमें कोई और मिलके नहीं बना है। ये मूल स्वर है। जबकि संयुक्त स्वर क्या है? संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। इनकी भी संख्या क्या होती है? 4। संयुक्त स्वर की संख्या क्या कितनी होती है? तो इनकी भी होती है 4। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये 4 क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। संयुक्त क्यों होते हैं? क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। जैसे ए किससे मिलकर बना है? तो हम कहेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं, वहां दिखेगा नहीं। ए किससे मिलकर बनता है? तो आ प्लस ई। आ प्लस ई से क्या बनता है? तो हम कहेंगे ए बनता है। आ प्लस ए से क्या बनेगा? ऐ बनेगा। फिर क्या है? ओ किससे बनता है? आ प्लस उ से क्या बनेगा? ओ। औ किससे बनता है? तो हम कहेंगे आ प्लस ओ, इधर करो, ओ से क्या बन जाएगा? औ। तो ये 4 क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक, तो ये 4 होते हैं संयुक्त स्वर और 4 होते हैं मूल स्वर। ठीक, अब आइए देखते हैं स्वर के प्रकार, मतलब स्वर के कितने प्रकार हैं। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। ठीक, हम हटा रहे हैं। अब आते हैं स्वर के प्रकार। स्वर के कितने प्रकार? तो हम कहेंगे स्वर के 3 प्रकार होते हैं। स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। तो पहला क्या है? दीर्घ स्वर, ओ सॉरी, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक, ह्रस्व मतलब क्या होता है? छोटा। दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक, तो ह्रस्व स्वर मतलब छोटा स्वर। छोटा आ ई में छोटा वाला जो रहेगा वो ह्रस्व में, और जो बड़ा वाला होगा वो दीर्घ स्वर में जाएगा। ठीक है, परिभाषा भी थोड़ा लिख लीजिए। तो जिन वर्णों के उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या फिर कम समय लगे, ऐसे लिखना, उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगता है।
उच्चारण करने मतलब बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, कम समय लगता है। जैसे कौन कौन से, तो हम कहेंगे अ, ई, उ, री, लुरी। एक एक ही मात्रा है, इसमें कम समय भी लग रहा है। तो जिसके उच्चारण में कम समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, वो ह्रस्व स्वर। तो दीर्घ क्या होगा, बड़ा वाला होगा, जो दो मात्रा वाला होगा। तो इसकी भी परिभाषा यही लिख लो, उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे, दो मात्रा का समय लगता है। तो दो मात्रा वाले अब लिख लो, दो मात्रा का समय लगता है मतलब कौन कौन से, बड़ा होगा, बड़ी, बड़ा ऊ, बड़ी री, फिर ऐ, ओ, औ। ये सब क्या है, दीर्घ स्वर है, मतलब दो मात्रा का समय इसमें लगता है। और दो मात्रा वाले हैं भी, और बोलने में भी अधिक समय लगता है। जैसे अ, आ, ये छोटी ई क्या बोलेगी, ई, उ, ऊ। अधिक समय लग रहा है, दो मात्रा का समय लग रहा है। अब प्लुत में क्या है, प्लुत स्वर में क्या है, उच्चारण में अधिक दो से अधिक मात्रा का समय लगता है। उच्चारण में दो से अधिक मात्रा का समय लगता है। तो इसमें क्या है, जैसे ये पुकारने के लिए, किसी को बुलाना हुआ तो कैसे बुलाते हैं, जैसे मान लो किसी को बुलाना, कैसे बोलेंगे, राम, ठीक। तो किसी को पुकारने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें अधिक मात्रा लगा देते हैं, दो से अधिक मात्रा। तो उदाहरण क्या लिखेंगे, जैसे राम, सॉरी, जैसे राम, या फिर ओम, ओम। देखो ओम को क्या कर रहे हैं, मात्रा से अधिक समय लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्लुत स्वर को इतना ही समझेंगे, ठीक। तो हमें पढ़ना है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। एक बार और हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम व्यंजन पे आ जाएंगे। तो ह्रस्व स्वर मतलब स्वर कितने प्रकार के, तो हम कहेंगे स्वर कितने प्रकार के, तो हम कहेंगे यहाँ पे, ये लिख दो, स्वर तीन प्रकार के। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व मतलब छोटा, तो उच्चारण में एक मात्रा का समय जिसमें लगता है वही ह्रस्व स्वर, आ, ई, उ, री, रे, छोटा वाला। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, ये बड़ा होता है, तो मतलब बड़ा वाला लेंगे। तो उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, उसे ही दीर्घ स्वर कहेंगे। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ी री, ऐ, ओ, औ। ये क्या होते हैं, दीर्घ स्वर। और प्लुत क्या होता है, दो मात्रा से अधिक समय लगता है, या फिर दो मात्रा से अधिक लगता है। और यह यूज कहाँ होता है, किसी को बुलाने के लिए, जैसे राम, ओम, ये सब, ठीक है। तो अब हम इसको मिटा के व्यंजन समझाते हैं। चलिए, तो देखते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, वर्ण के बारे में जाना। वर्ण के दो प्रकार हम बताए थे, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। व्यंजन, तो स्वर के बारे में तो बता दिए सर। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उनको उच्चारित करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, किसी वर्ण की जरूरत नहीं होती है। तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो स्वर के बारे में जान गए, अब हम जानेंगे व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन क्या होता है, पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक। तो व्यंजन देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता होती है, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता होती है, उसे व्यंजन कहते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं, ठीक। स्वर क्या होते हैं, उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं होती है, जबकि व्यंजन क्या होते हैं, अन्य वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे का अगर इसमें हम स्वर ना जोड़े तो ये क्या है, आधा का है,
जब इसमें हम ये अ जोड़ते हैं तब जाके ये क बनता है। ठीक, जैसे ख, अगर इसमें हम अ ना लगाएं, स्वर ना लगाएं, तो ये क्या होता है, आधा होता है, स्वर लगाते ही ये पूरा ख बन जाता है। तो जो क ख ग घ ये सब हम पढ़ते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगर स्वर निकाल दिए जाए तो वो आधे हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है इन वर्णों के उच्चारण में हमें अन्य वर्णों की आवश्यकता होती है, अर्थात ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक, यहाँ लिख लो एक लाइन में, क्या होता है, ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, अर्थात इनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो आगे देखिए, अब देखते हैं हम व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार, तो व्यंजन के कितने प्रकार हैं, व्यंजन के भी 3 प्रकार हैं। स्वर के भी कितने प्रकार थे, तो स्वर के भी 3 प्रकार और व्यंजन के भी 3 प्रकार होंगे। तो पहला क्या है, पहला क्या है, हम कहेंगे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा क्या है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, और तीसरा क्या है, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन के कितने प्रकार, तो हम कहेंगे 3 प्रकार। ठीक, तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। ये किसमें, जैसे कखा गघा पूरा पढ़ते हैं ना, तो उसी में स्पर्श में क्या आएगा, अंतस्थ में क्या आएगा और ऊष्म में क्या आएगा, वही अलग किया गया है। तो स्पर्श में क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, तो इनकी संख्या होती है टोटल 25। संख्या कितनी होती है, 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। कौन कौन से, तो हम कहेंगे क से लेकर म तक, क से लेकर म तक, मतलब कितने हुए, क, क वर्ग का सभी ले लेंगे, क वर्ग, वर्ग मतलब समझ रहे हो ना, पूरा क वाला, क ख ग घ अंग। च वर्ग, च वर्ग, च वर्ग मतलब छ छ ज झ ञ पूरा, च वर्ग, फिर क वर्ग, प वर्ग। सब में कितने होते हैं, क ख ग घ अंग, 5 5 होते हैं। कितना हुआ, 5 इसका, 5 इसका, 5 इसका, 5 इसका, 5 इसका। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो हम कहेंगे 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कहाँ से कहाँ तक, क से, देखो प फ ब भ म, लास्ट में म ही तो आएगा ना, तो क से म तक, पूरा क से म तक क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या हम लिखेंगे कितनी होती है, 4। इसकी कितनी है, 25 और इसकी 4। एक चीज और याद रखिए, सॉरी हम बताए नहीं, ये तो मान लीजिए व्यंजन के प्रकार हो गए, कितने प्रकार, तो हम कहेंगे 3 प्रकार। और याद रखिए व्यंजन की संख्या कितनी होती है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 33। स्वर की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे स्वर की संख्या 13। तो व्यंजन की संख्या कितनी है, तो व्यंजन की संख्या होती है 33। ठीक है, 33 व्यंजन होते हैं और 13 स्वर होते हैं। ठीक, तो ये 4 क्या हो गए, अंत्यस्थ व्यंजन। इसी 33 में सबको अलग करना है। ठीक, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये 4 क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, तो इनकी भी संख्या होती है 4। ऊष्म व्यंजन देखिए, इनकी भी संख्या कितनी होती है, तो हम कहेंगे 4। ठीक है, कौन कौन से, तो श, 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 ह, श, श, ह। ठीक, तो ये क्या होते हैं, ये 4 क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म, श श श ह, श श श ह, मतलब तीनों स और ह क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में भी य, र, ल, व आते हैं और 25 इसमें आते हैं। अभी जो और बच गया होगा, आप लोग सोच रहे होंगे ना, जो छ, त्र, ज्ञ, ये सब क्या है, ये सब महेश्वर सूत्र से नहीं आए हैं। ठीक,
वो अलग व्यंजन है, वो हम आगे बता दे रहे हैं। तो अगर एग्जाम में आए स्वर की संख्या कितनी, तो 13। व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 33। स्वर किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, किसी वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते, स्वर कहलाते हैं। व्यंजन का पूछे तो अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक, व्यंजन के प्रकार तो हम कहेंगे 3 प्रकार, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श क्या होते हैं, टोटल 25 होते हैं, प से म तक। अंतस्थ क्या होते हैं, 4 होते हैं, य र ल प। और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ये भी 4 होते हैं, श श श ह। टोटल कितने हो गए व्यंजन, 33। ठीक है। अब जो कुछ वर्ड बच गए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो आगे हम देखते हैं। जैसे अ आ इ पढ़े थे, उसमें क्या बच गया, अंग अ लास्ट का बचा है, तो हम उसको पढ़ेंगे। और इसमें जो छ त्रंग ज्ञ बच गया है वो उसको पढ़ेंगे। को न स्वर में रखते हैं न व्यंजन में रखते हैं, वो अलग से वर्ड होते हैं। कौन से, आयोगवाह वर्ड। ठीक है। इसमें कौन कौन से आएंगे, तो हम कहेंगे अंग और अह। अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार भी बोलते हैं। जो अंग हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और अह को बोलते हैं विसर्ग, विसर्ग। ठीक है। तो अयोगवाह में कितने वर्ण, 2 वर्ण, अंग और अह, अनुस्वार और विसर्ग। एक और क्या बच गया, छत्रंज्ञा ने, तो उसको देखिए, उसको क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, वो 2 व्यंजन से मिलकर बने हैं। तो देखिए कैसे, तो हम कहेंगे कौन कौन से होते हैं, पहले ये देख लेंगे। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, तो हम कहेंगे छ, त्रंग, ज्ञ और श्र। छ, त्रंग, ज्ञ और श्र, ये क्या हो गए, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये 2 वर्णों से मिलकर बने हैं, 2 व्यंजन से कहिए या फिर 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, देखिए जैसे छ, छ किससे किससे मिलकर बना है, यहाँ देखिए, तो हम कहेंगे ये क से मिलके बना है और श से। क और श मिलाएंगे तो क्या बनेगा, छ। तो त्र किससे मिलके बना है, ये भी देख लीजिए, त्र, ता प्लस रा। ता और रा से क्या बना है, त्रा। छ त्रंग, अब क्या है, ज्ञ। ज्ञ किससे मिलकर बना है, तो ग प्लस इय, ग प्लस इय से मिलके बना है। श्रा किससे मिलना है, देखो श्रा किससे बना है, हम कहेंगे शा प्लस र से। ठीक, तो संयुक्त व्यंजन, ये अयोग व संयुक्त व्यंजन, ये सब क्या है, ये महेश्वर सूत्र से नहीं मिले हैं। ठीक है। तो इनकी गणना हम व्यंजन में भी नहीं करेंगे, स्वर में भी नहीं करेंगे, सीधा सीधा याद रखेंगे, स्वर की संख्या 13, व्यंजन की 33। अयोगवाह वर्ड पूछ ले तो अंग और अह। फिर संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। संयुक्त क्यों है, क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। छ किससे, एग्जाम में अगर आ गया कि छ किससे किससे मिलकर बना है, तो क, देखिए वर्णों के उच्चारण स्थान, मतलब जो भी हम पढ़े अ आ इ क ख ग घ, ये पूरा ज्ञान तक, ये सब क्या है, वर्ड है। तो ये कहाँ से बोले जाते हैं, जैसे कुछ होते हैं जो होठ से बोले जाते हैं, कुछ गले से बोले जाते हैं, जीवा से। तो ऐसे ऐसे करके हम देखेंगे कौन से वर्ड कहाँ से बोले जाते हैं। एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो ये जरूर पूछता है, उच्चारण स्थान तो जरूर पूछता है कि बताइए का उच्चारण स्थान क्या है, घ का उच्चारण स्थान क्या है, च का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है। तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो उच्चारण स्थान, देखिए ध्यान से समझिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे इस साइड उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। ठीक है। स्थान का नाम लिखेंगे और उसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे वो लिखेंगे। तो एक साइड ये कर लो, एक साइड ये। तो सबसे पहला क्या है, हम कहेंगे कंठ, हो गया कंठ, कंठ। तो कंठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं,
कंठ से कंठ, कंठ से कौन से वर्ड बोले जाएंगे? तो पूरा क वर्ग, मतलब क ख ग ख अंगा, क ख ग घ अंगा, ये सभी किससे बोले जाएंगे? कंठ से। फिर आ जाओ तालु पे। तालु, 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 तालु से कौन कौन से बोलेंगे? तो हम कहेंगे चा वाला, पूरा चा वर्ग, चा छ जा झ इय, ये किससे बोले जाएंगे? तो तालु से। एग्जाम में आ जाएगा कि ज वर्ड का उच्चारण स्थान बताओ, तो क्या होगा? तालु, तालु से बोले जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है? एम, मतलब मूर्धा। अभी हम इसका याद करने का तरीका भी बताएंगे, ठीक है, जैसे हम याद किए हैं वो वाला। तो मूर्धा, मूर्धा से क्या बोला जाएगा? तो इसके बाद कौन सा वर्ग आएगा? तो ट वर्ग, ट ठ ड ढ अड़ा, ट ठ ड ढ अड़ा, इस किससे बोले जाएंगे? मूर्धा से। फिर आएगा दंत, दंत, दंत से क्या बोला जाएगा? इसके बाद वाला पूरा ता वर्ग, ता थ द ध न। फिर आ जाता है ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ से क्या बोला जाएगा? प फ ब भ म, देखो बोला जा रहा है ना, ओष्ठ से बोला जाएगा प फ ब भ म, होठ वर्क कर रहा है ना, ऊपर नीचे वाला होठ प, ठीक है। तो होठ से क्या बोले जाते हैं? पूरा प फ ब भ म, ठीक। अब इनको याद कैसे करेंगे? तो उसको ट्रिक समझिए या फिर जो भी समझिए, आप उसको याद कैसे करेंगे? जैसे कि देखो, इस अगर सीक्वेंस में याद हो जाएगा तो आराम से कर लेंगे, पर ये भी तो याद होना चाहिए कि कंठ के बाद तालु था कि क्या था। तो एक है ट्रिक, के टी एम, केटीएम दो, डी ओ, केटीएम दो, एटीएम होता है ना, बस उसको केटीएम कर दो, केटीएम दो। तो के से कंठ, तो कंठ में क्या आएगा? पूरा क वर्ग। टी, केटीएम, तो याद रखो टी, टी से क्या होगा? ता, तालु, तो याद रखो टी से तालु। तो तालु मतलब कंठ के बाद तालु, के बाद टी, कंठ के बाद तालु, चा वर्ग वाला आराम से याद कर लो। एम, के टी एम, एम आएगा, एम से क्या है? मूर्धा, भाई पहला पहला अक्षर ही लो ना। तो एम से क्या हो गया? म, मूर्धा, मूर्धा में क्या आएगा? तो तीसरे नंबर पे कौन सा वर्ग आता है? तो हम कहेंगे टा वर्ग, तो टा वर्ग जितना दिख जाए वो मूर्धा। केटीएम दो, द का क्या होता है? डी ही होता है ना, तो डी, द का डी, तो द से दंत, चौथे नंबर पे क्या है? दंत, और चौथा वर्ग आएगा, तो चौथा वर्ग क्या होता है? चौथा द ध न। फिर हमारा आ गया ओष्ठ, केटीएम दो, दो, तो डी ओ होगा ना, तो लास्ट में ओ, ओ से ओष्ठ, तो लास्ट में ओष्ठ मतलब पांचवे पे है, तो पांचवा वाला वर्ग क्या होगा? पापा बाबा माँ। तो याद रखो, दिमाग में क्या याद रखना है? केटीएम दो, हम तो ऐसे ही याद किए थे, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या होता है, ये वाला सीक्वेंस नहीं भूलते हैं, तो ये याद करने में आसानी हो जाता है। तो ये पांचों वर्ग आप इतनी आसानी से बता सकते हैं, किससे? केटीएम दो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। अब बच गए क्या हुआ? वाला कुछ और बच गया है, उसमें ऐड करते जाओ। मेन मेन तो याद हो गया, अब इसमें थोड़ा बच जाता है कि और कौन कौन से आएंगे। तो कंठ से और कौन कौन से बोले जाएंगे? तो यहाँ एक एक्स्ट्रा लिख लो, अ, बड़ा अ और ह, अ, बड़ा अ और ह। फिर आ गया तालु, तालु में क्या बोला जाएगा? तालु से क्या बोला जाएगा? ये तो रहेगा ही, बस इसी में याद कर लो, छोटी ई, बड़ी ई और या, ठीक। आ गया क्या? मूर्धा, री, री किससे बोला जाएगा? तो मूर्धा से। रा और श भी बोला जाएगा। ये तो याद रहेगा, अब आराम से केटीएम दो से याद कर लेना, थोड़ा इसको याद करना होगा। क ख ग घ में कौन कौन से? अ और ह, फिर दूसरे में ई और य, तीसरे में री और र स। अब क्या आ गया? दंत, दंत में क्या होगा? तो यहाँ देखो, री के बाद क्या आता है? लरी, लरी इसमें होगा और ला भी होगा, ठीक है, किसमें? दंत वाले में। ये दंत से बोला जाएगा, ला, देखो जीभ जाके दांत को छुएगी। ओष्ठ, प फ ब भ म रहेगा, और क्या हो जाएगा? देखो ओष्ठ से और क्या बोला जाएगा? ऊ, देखो ओठ क्या हो जा रहा है? राउंड हो जा रहा है ना, मतलब ओठ के सहारे बोला जा रहा है। तो प फ ब भ म के अलावा क्या बोला जाएगा? ऊ, ठीक, इतना याद हो गया। तो कंठ से का वर्ग का पूरा, और अ ह,
तालु से पूरा च वर्ग का और बड़ी छोटी या। मूर्धा से टा वर्ग का पूरा री र श। एक मिनट। डी, डी से दंत, दंत से त थ द ध पूरा ता वर्ग री और ल सब रहेगा। ओ से ओष्ठ में क्या होगा, प फ ब भ म उ, ये सभी क्या होंगे, ओष्ठ हो जाएंगे। ओष्ठ से जो अभी कुछ बच गए हैं वो किस में आएंगे, तो क्या कहेंगे हम, देखो अभी बचे क्या है, ए आई ओ औ, यही बचा है ना। तो क्या करेंगे, ए आई याद करो किससे किससे मिलके बना था, ए आई, ए आई, यही दो बचे ना। और क्या बचा है, ओ औ। तो याद करो किससे किससे मिलकर, पहले ए बताओ, ए किससे मिलकर बना था, तो हम देखे थे आ और ई से, आ और ई से ना। तो इसका उच्चारण स्थान ऐसे ढूंढ लो, आ और ई से। आ किस में है, आ किस में है, कंठ में है। ई किस में है, तालु में है। तो इसका उच्चारण हो जाएगा कंठ तालु। कंठ और तालु से क्या बोला जाएगा, ए ए, ए ए। ओ औ किससे बोला जाएगा, एक मिनट, ओ औ किससे बोला जाएगा, तो ये देखो हम बताए थे ना, संयुक्त तो स्वर बताए थे ना, ये किससे किससे मिलके बना है, तो ओ किससे मिलके बना है, तो हम कहेंगे आ से, और किससे, ऊ से। आ और ऊ से मिलके बना है। तो आ देखो, आ किस में है, तो हम कहेंगे कंठ में है। ऊ किस में है, ऊ यहाँ पे ओष्ठ वाले में है। तो क्या हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ से क्या बोला जाएगा, ओ औ। ठीक है, तो ये हो गया उच्चारण स्थान। तो सबको समझ में आया होगा, एक बार देख लो उच्चारण स्थान। का वर्ग का सभी किससे बोला जाएगा, तो केटीएम कंठ से। फिर टी, के टी से तालु पूरा चा वर्ग का, दूसरे पे चा वर्ग आएगा, चा वर्ग, के टी एम मूर्धा, और तीसरे पे कौन सा वर्ग आएगा, तो टा वर्ग आएगा। ठीक है, और फिर क्या हो गया, केटीएम दो, चौथे पे डी आ रहा है, डी से दंत, तो चौथे पे कौन सा होगा, तो हम कहेंगे तथा दधा वाला, तो ता वर्ग का पूरा। फिर ओ, ओष्ठ, पाफा बभा वाला होगा, ये एक्स्ट्रा याद कर लेना। आ कंठ पे, ई तालु में, री मूर्धा, री दंत पे, उ ओष्ठ पे। बाकी इसको कैसे याद करेंगे, किससे किससे मिलके बना है, ये देख लो। आ और ई से मिलके बना है, मतलब आ और ई से कंठ तालु, ये अ और उ से तो कंठ ओष्ठ। ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं उच्चारण स्थान। ठीक, तो हम इसको हटा रहे हैं, अब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारना हो तो मार लीजिएगा। ठीक, तो हम हटा रहे हैं। गा, हो सॉरी, अगर जैसे एग्जाम में आ गया गा, गा का उच्चारण स्थान बताओ भाई, उच्चारण स्थान क्या है, गा का उच्चारण स्थान बताओ। ग, तो ग किस में आएगा, क ख ग घ पहले वर्ग में, और पहला वर्ग किससे बोला जाता है, तो कंठ से, केटीएम से कंठ, तो ये किस में है, कंठ। ठीक, हम लिख दे ठा, चलो बताओ ठ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ठ किस में आएगा, क वर्ग, च वर्ग, फिर ट ठ, ट वर्ग में आएगा। और तीसरे नंबर पे कौन आता है, कंठ तालु मूर्धा। ऐसे नहीं याद है तो के टी एम, के टी एम, एम से क्या हो गया, मूर्धा, तो एम से मूर्धा याद कर लेना, लगा देना। ये किससे बोला जाएगा, मूर्धा, या फिर मूर्धन्य भी बोलते हैं। इससे मैं कहूँ बा, बा का उच्चारण स्थान बताओ, तो बा किसमें बोल आता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, प फ ब, पा वर्ग में आएगा पांचवे में, तो पांचवे में क्या आता है, के टी एम डी ओ, मतलब दो, तो डी ओ, ओ ओष्ठ पे, ब किस पे आएगा, तो हम कहेंगे ओष्ठ। ठीक, ओष्ठ। उच्चारण स्थान हम ऐसे ही याद करेंगे, एक दो बार उसको अच्छे से याद करना, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आराम से कर देना। अभी टेट का भी एग्जाम होने वाला है, तो उसमें क्या होगा, उच्चारण स्थान हिंदी में पूछता ही पूछता है, तो उसी तरीके से केटीएम दो करके आप सारे उच्चारण स्थान याद कर सकते हैं और आराम से एग्जाम में करके आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि हम सोचते हैं एक वीडियो में एक टॉपिक कम से कम खत्म ही हो जाए। तो अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्ते।